हमारे साथ है केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठौले जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अठौले साहब, राहुल गांधी महाराष्ट्र में आए, दीक्षा भूमि गए, संविधान सम्मान सभा की और कहा कि बाबा साहब का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। बीजेपी जो है छिपे तरीके से जो है चोरी छिपे आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के बयान में और आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। एक तो जो बीजेपी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने संविधान का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तो उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है। तो दिन जो है 26 नवंबर, ये दिन कांग्रेस के ध्यान में कभी नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद उन्होंने बाबा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने 2 दिन का पार्लियामेंट का अधिवेशन ले लिया और 26 नवंबर ये दिन संविधान दिन के रूप में पूरे भारत में मनाने का ऐलान किया। और आज सरकारी ऑफिसेस में, स्कूलों में, कॉलेज में संविधान दिन मनाया जाता है। बाकी के लोग भी करते हैं, लेकिन ये मोदी जी ने किया है। तो ये बीजेपी संविधान बदलेंगे, इस राहुल गांधी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी हमेशा झूठ बोलते हैं और बीजेपी मतलब सामने से नहीं भूमिका रखती है, आप पीछे बोलते हैं। इसी तरह का आरोप जो उनका है, ये आरोप सही नहीं है। संविधान के सही मार्ग कांग्रेस पार्टी है। माननीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू करके संविधान के कानूनों को तितर बितर करने का काम किया था और इसीलिए राहुल गांधी जी को अपने मुंह से उद्गार निकलने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जो संविधान की किताब दिखाते हैं, बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो संविधान दिखाते हैं, लाल संविधान जो दिखाते हैं, वो असल में कोरा संविधान, अंदर से पूरी तरह से कोरा है। ये लाल एजेंडा को आगे करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि संविधान का जो मूल प्रत है ये लाल रंग की नहीं है, ये तो मतलब नीले रंग की है। और राहुल गांधी जी जो किताब हमेशा दिखाते हैं, मतलब हमेशा उन्होंने लोकसभा में भी संविधान का किताब दिखाया, लेकिन जानकारी ऐसी मिली है कि वो संविधान का जो किताब है ऊपर लाल रंग के संविधान की किताब में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन उसके अंदर पूरे कोरे पेपर है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। राहुल गांधी जी ने इसके संबंध में मतलब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने ये भी जानकारी मिली है कि राहुल गांधी जी ने सभी नेताओं के फोटो को हार पहना है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के फोटो को हार नहीं पहना है। उन्होंने जो हार हुआ ये, जिसको लेकर बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने बाबा साहब के फोटो को हार नहीं पहनाया तो उनका अपमान किया है। अब तो बीजेपी का जो कहना है सही है कि राहुल गांधी जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, राहुल गांधी जी ने संविधान कर्ता का अपमान किया है। राहुल गांधी जी ने इसके संबंध में माफी मांगनी चाहिए और सभी नेताओं को मतलब हार पहनाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के फोटो का हार आप नीचे रखते हैं। क्या अधिकार है आपको क्या बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का? दलित जनता को मेरा आह्वान है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना चाहिए और राहुल गांधी ने फौरन माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बात है कि 5 गारंटी जो है वो महाविकास आघाड़ी ने लॉन्च की है कल, और जिसमें प्रमुख बात यह है कि संविधान और जो आरक्षण की जो सीमा है 50% की लिमिट, उसको हटा दिया जाएगा और उसको अब बढ़ा दिया जाएगा ताकि सभी को आरक्षण मिल जाएगा। ये भूमिका कांग्रेस की है और वो जातिगत जनगणना भी करने का उन्होंने वादा किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह 50% आरक्षण को बढ़ाने का जो ऐलान किया है, राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि भाई इतने साल 60-70 साल तक आप सत्ता में रहे, बहुत बारी मांग होती रही, लेकिन आपने 50% को भी बढ़ाने का काम नहीं किया। वो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण और दे दिया है। तो अभी देश के हर जाति को आरक्षण मिलता है। शेड्यूल कास्ट को तो मिलता है 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% मिलता है, 27% ओबीसी को मिलता है और बचे हुए जो लोग हैं जिनका पॉपुलेशन 23, 24, 25% ही है, उन लोगों को अभी जो
10% जो आरक्षण है उसका फायदा भी उनको होने वाला है। तो अभी 59.5% आरक्षण अपने देश में है। तो मुझे लगता है कि 50% का दायरा बढ़ाने का जो उन्होंने ऐलान किया, ऑलरेडी 50% का दायरा राहुल गांधी जी ने नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। और अभी देश में 59.5% आरक्षण है और अभी सब जाति को आरक्षण मिलता है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको भी आरक्षण मिलता है, ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है। तो मुझे लगता है कि दायरा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर दायरा बढ़ा दी गई तो अच्छी बात है। आरक्षण जातिगत जनगणना भी करेंगे ऐसा होता है? हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मतलब मेरी पार्टी की भी मांग है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को सवाल ये है कि आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया। मनमोहन सिंह जी 10 साल तक मतलब देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने मतलब उसमें कोई बढ़ोतरी अपनी जनगणना नहीं की है। तो मुझे लगता है कि जनगणना होनी चाहिए और मेरी पार्टी की मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है वो मालूम हो जाए। इसीलिए सरकार जरूर इस पर गंभीर विचार कर रही है और बहुत ही जल्द जाति के आधार पर जनगणना का निर्णय भारत सरकार की तरफ से हो सकता है। उन्होंने और एक बड़ी घोषणा की है, 5 कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं, 5 गारंटी दी है, जिसमें से 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, किसानों को 3 लाख तक कर्जा मुफ्त किया जाएगा, फ्री किया जाएगा, उसके अलावा माफ किया जाएगा किसानों का कर्जा। उसके अलावा जो आपने लाडली बहन योजना लाई जिसमें आप 1500 रुपए प्रति महीना दे रहे हैं और आपका ये वादा है कि आप उसको 21 रुपए आप करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसके दुगना 1500 के दुगना 3000 रुपए महालक्ष्मी योजना के तहत देने का ऐलान किया है। आपको क्या लगता है कि जनता किसके वादे पर विश्वास करेगी और किसको वोट देगी, 3000 वालों को कि या 1500 वालों को? मुझे लगता है कि 1500 वालों को ही मतलब जनता वोटिंग करेगी, क्योंकि लाडली बहना को मालूम है कि भाई इसके पहले ऐसा निर्णय कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी अभी बता रही है कि हम 3000 रुपये देंगे, उनकी सरकार आने वाली नहीं तो सरकार आने नहीं तो कहाँ से पैसा दे देगी आप। तो हमने जो 1500 रुपये था उसको 2100 बढ़ाने का वादा किया है और भी हम बढ़ाती रहेगी। लेकिन जिस तरह कांग्रेस के वादों में कोई दम नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी 1500 रुपये दे दिया एकनाथ शिंदे सरकार ने और हमारी सरकार आएगी तो उसमें 600 बढ़ोतरी करने का ऐलान भी किया गया है और हर साल उसमें बढ़ोतरी होगी और महिलाओं को मैक्सिमम मदद मिलेगी। मतलब कुछ लोगों को लगता है भाई इसमें 1500 में कि क्या होता है, लेकिन एक एक पैसा का हिसाब हमारे गरीब लोग रखते हैं, एक एक पैसा के लिए उनको तरसते हैं। तो इसीलिए मतलब 1500 का महत्व बड़े लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन आम आदमी जो है उसको 1500 की क्या कीमत होती है वो मालूम है। तो इसीलिए वोटिंग मिलेगा 1500 देने वाले को, क्योंकि ये पहली योजना हमारी सरकार ने अनाउंस की है। 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तभी अनाउंस नहीं हुआ था, अभी एकनाथ शिंदे आने के बाद अनाउंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि जनता हमें वोट करेगी और महायुति सत्ता में आएगी। आठवले साहब, उद्धव ठाकरे ने भी आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कह रहे कि छात्राओं के साथ साथ यानी कि लड़कियों बच्चों के साथ साथ जो है लड़कों को भी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देंगे, धारावी जो है वो टेंडर रद्द कर देंगे, धारावी पुनर्विकास का टेंडर है वो रद्द कर देंगे। कई सारे उन्होंने वादे किए हैं इस पंचसूत्र के साथ साथ। आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि धारावी का टेंडर खत्म करने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे जी डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को झुग्गी झोपड़ी में रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी इसी तरह का बयान देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसी तरह का बयान उनके तरफ से आना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि भाई उद्धव ठाकरे जी के भावना से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और वो जो बता रहे हैं कि भाई अदानी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अदानी कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं दिया है। अदानी का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ मेरिट पर वो मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और अदानी अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी झुग्गी झोपड़ी के लोगों को विरोध कर रहे हैं। उन्होंने झोपड़ी में ही रहना चाहिए ऐसा उनका कहना है। तो मुझे लगता है कि जनता जरूर उनको जवाब पूछेगी और धारावी का डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो बहुत ही अच्छा
बिल्डिंगें बनाएंगे और गरीब लोगों को मदद करेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है और 50 सभाओं में जो ओबीसी बंधु है वो भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ओबीसी बंधु असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद है और उनके भाई अकबर ओवैसी वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भाषण किए। उन्होंने कहा कि जो है योगी मोदी आएंगे उसके बाद अकबर भी आएगा। उन्होंने कहा कि हम बात करते किसानों की तो मोदी बात करते लव जिहाद की, वो बात करते हैं कि हम वक्फ बोर्ड की बात नहीं करते, वो इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह से उन्होंने हमला बोला है नरेंद्र मोदी पर। नहीं क्या 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 नहीं जो ओवैसी भाई है वो ओवैसी जो है ओवैसी एमआईएम पार्टी के, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर योगी पर हमला बोला है कि कहा कि ये आएंगे तो हम वापस फिर से आएंगे, अकबर भी आएगा, 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जो उन्होंने वक्तव्य किया था। और उन्होंने कहा है कि मोदी विकास की बात नहीं करते, वो लव जिहाद की बात करते हैं, वो अलग अलग विषय भड़काने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि ओवैसी के और उसके भाई के आरोप में बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक किसी तरह के आरोप वो है। नरेंद्र मोदी जी विकास ही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विकास का पूरा एजेंडा तैयार किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 247 तक देश को बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने का वादा किया है और उस दिशा से नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ओबीसी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, मोदी जी विकास करना चाहते हैं और इसलिए उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप करना ठीक नहीं है। तो योगी जी आ रहे हैं, योगी जी भी की सभा हुई, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेक रहेंगे, नेक रहेंगे। इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये देखो इस तरह की विभाजन की राजनीति करती है ये बीजेपी और महाविति के लोग, एनडीए के लोग। मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि भाई अगर बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो मिटेंगे, मतलब इसी तरह का जो बयान उन्होंने दिया है तो बात सही है कि भाई हम सब लोगों ने एक साथ रहना है। जो भारतीय लोग हैं उन्होंने सब ने एक साथ रहना है, मोदी जी के साथ रहना है, एनडीए को सपोर्ट करना है और इसीलिए मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे और कटेंगे तो हमेशा के लिए मिटेंगे। तो मतलब ये जो उन्होंने बताया है तो बात सही है। सभी लोगों ने एक साथ रहना है और जो भारतीय है, जो भारतीय संविधान को हर एक को मानना होगा और वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, उनको संविधान को मंजूर करना पड़ेगा और उनको देश में सबको रहने का अधिकार है। तो इसीलिए हमारी देश की एकता बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। बीजेपी ने और एक वीडियो आज ट्वीट किया है जिसमें कुछ मुस्लिम लोग बैठे हुए मौलाना और वो जो है बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा में एक साथ एक वोटिंग हुआ, वोट जिहाद हुआ, उस तरह से बीजेपी उनके खिलाफ अन्याय करती है। तो बीजेपी को सबक सिखाना इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि उद्धव ठाकरे को देखो एक बार फिर से जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं, इकट्ठा वोटिंग करने वाले हैं और ये हिंदू विरोधी है। मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कई मुस्लिम नेता काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमान के खिलाफ ऐसी बात नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी साहब का कहना यह है कि भाई सबका साथ सबका विकास और 140 करोड़ जनता का मेरा परिवार, ये जो उनकी भूमिका है उसमें मुस्लिम भी कम्युनिटी आती है। जिस मुस्लिम कम्युनिटी ओबीसी में 80% मुस्लिम कम्युनिटी आती है और उस 80% मुस्लिमों को आरक्षण ऑलरेडी मिला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मोदी जी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। जानबूझकर इसी तरह का प्रचार किया जा रहा है, मौलाना को भड़काया जा रहा है और इस वक्त कोई कुछ मौलाना कुछ कोशिश करेगी, लेकिन बाकी के बहुत सारे मौलाना हमारे साथ भी है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ भी है और वो भी अपने समाज को बताएगी। लेकिन इस वक्त जिस तरह लोकसभा में मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी का वोट मतलब अपने महाविकास आघाड़ी को मिला था, वैसा इस वक्त नहीं मिलेगा। इस वक्त तो कुछ परसेंटेज वोट हमको भी मिलेगा और महायुति की सरकार सत्ता में आएगी। नवाब मलिक कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दोनों पवार एक साथ आ सकते हैं। राजनीति में कौन किसके साथ जा सकता है कोई बता नहीं सकता है।
ओवैसी भी कह रहे कि क्या उद्धव ठाकरे गारंटी देंगे कि वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मोदी जी की चाय पीने के लिए नहीं जाएंगे, कांग्रेस गारंटी दे सकती है। क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद क्या कुछ नए समीकरण बन सकते हैं महाराष्ट्र में? मुझे लगता है कि नए कुछ समीकरण नहीं बनेंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीट लेने वाली बीजेपी रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी लड़ रही है। महायुति और महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां है, और इसलिए बीजेपी की कम से कम 115-120 के ऊपर सीट आएगी। और यहाँ एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा जी के साथ आराम करके यहाँ सरकार बनेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार बनाने में मतलब अहम भूमिका हमारी सब लोगों की हो सकती है। लेकिन अजीत दादा फिर वापिस पवार साहब के पास जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। पवार साहब की उम्र इतनी होने के बावजूद भी वो भागदौड़ कर रहे हैं, और उनको लोकसभा में उसका फायदा भी हुआ। 8 सीट उनकी चुनकर आई। लेकिन विधानसभा में इतनी सफलता वहाँ महाविकास आघाड़ी को मिलेगी नहीं। महाविकास आघाड़ी की सीट जो है ये 100 के अंदर ही रहेगी, और बाकी की सब सीटें हमारी चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल है कि राज ठाकरे इन्होंने आपको लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आरपीआई का और आपके कार्यकर्ता आप भी नाराज है, और ऐसा फैसला लिया गया कि अब माहिम में उनके जहां पर बेटे अमित ठाकरे लड़ रहे, वहां पर आप लोग जो है सदा सरवनकर का साथ देंगे, वहां उनका साथ नहीं देंगे। मुझे लगता है कि सदा सरवनकर हमारे महायुति के अधिकृत उम्मीदवार है, और माननीय एकनाथ शिंदे ने उनको ये भी फॉर्म भी दिया है। वो लगातार 3-4 बार वहां से एमएलए भी बने हैं, और इसीलिए उनको वहां से लड़ने का अधिकार है। और अमित ठाकरे जो माननीय राज ठाकरे जी के पुत्र है, तो उसके बारे में कोई एकनाथ शिंदे जी हम लोगों से किसी से बात नहीं हुई है। और पहले अगर बात होती थी तो कोई मार्ग निकल भी सकता था, लेकिन अमित ठाकरे जी को और भी पूरी जिंदगी पड़ी है। अमित ठाकरे जी ने, मुझे लगता है कि अपनी उम्मीदवारी सदा सरवनकर खड़ा होने के बाद अमित ठाकरे जी ने अपनी उम्मीदवारी पीछे लेनी चाहिए थी, क्योंकि सदा सरवनकर के सामने वो टिक नहीं सकते हैं। सदा सरवनकर अगर नहीं होते थे तो शायद वो वहां से चुनकर आ सकते थे, लेकिन सदा सरवनकर जी वहां से बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। आरपीआई ने उनका पूरा समर्थन किया है। आज मैं उनके ऑफिस इनॉग्रेशन में मैं 7 बजे जाने वाला हूँ, और मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी सदा सरवनकर जी के साथ रहेगी। और उसी तरह मतलब हमारा जो सुभाष नगर मानकुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी मतलब नवाब मलिक जी शिवसेना के कैंडिडेट के खिलाफ, जो वहाँ सुरेश पाटिल शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार है, उनके खिलाफ वहाँ से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एनसीपी ने उनको ये भी फॉर्म नहीं देना चाहिए था। उनकी जो लड़की है हिना जो मलिक है, उनको ऑलरेडी उनका जो क्षेत्र था अनुशक्ति नगर, वहाँ से उनको टिकट ऑलरेडी दे दिया है। तो नवाब मलिक ने फिर यहाँ खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि एनसीपी ने इसी तरह का एबी फॉर्म देना ठीक नहीं था। वहाँ का अधिकृत कैंडिडेट सुरेश पाटिल है, बुलेट पाटिल है, और मेरी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आठवले साहब। तो ये थे रामदास आठवले जी, जिन्होंने इंडिया टीवी से बात की और कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा संविधान और आरक्षण को लेकर झूठ फैलाते हैं, और उनका झूठ नैरेटिव अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।